नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार हो रहे दुष्कर्म पर संस्कार धानी की लड़कियों ने उठाई आवाज, पूछा कहां सुरक्षित हैं बेटियां, हर दिन बढ़ रहे बलात्कार के मामले। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को लग रहा पलीता, जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीण है वंचित, ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाया गया जागरूकता अभियान, दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने किया जागरूक, एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन। मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किए गए मादक पदार्थों को किया नष्ट, नशीली दवाइयों को गड्ढा खुदवा कर किया गया नष्ट। शिक्षिका दामिनी सिंह को दिया गया क्लीन चिट, छात्राओं ने कलेक्टर से की थी शिकायत, दुर्व्यवहार का लगाया था आरोप। राजनांदगांव में सार्वजनिक शौचालय का हाल बदहाल, गंदगी के बीच जाने को मजबूर है जनता, महिलाओं को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे खैरागढ़ से, जहां हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का लाभ ठेकेदारों की मनमानी की वजह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इस समस्या से आमजन काफी परेशान है। मामला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम पंचायत पांडादाह का है, जहां जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदार की मनमानी व विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते सैकड़ों ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन योजना कार्य के अंतर्गत पाइपलाइन व टंकी के कार्य को पूरा करने व टेस्टिंग के बाद नए कनेक्शन से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई, किंतु ग्राम पंचायत पांडादाह के 18 वार्डों में से 3 से 4 वार्ड ऐसे हैं जहां के लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उन वार्ड वासियों को दूर जाकर पानी भरना पड़ता है। इसके साथ ही ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत पांडादाह के अलग अलग वार्डों में पाइपलाइन विस्तार के लिए सीसी को तोड़ने के बाद अभी तक उसे रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से फैले कीचड़ में लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत पांडादाह के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण सरपंच सरस्वती यदू की अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई है। हम लोग पानी की समस्या को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वार्ड में अभी तक पानी वहाँ जा नहीं रही है। तो क्या है समस्या का, पानी बार बार बोलते हैं, ठेकेदार को बोलो तो ठेकेदार फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और आज हो जाएगा कल हो जाएगा काम करके बोलते हैं, लेकिन जो सामान जो मिलना चाहिए वो रायपुर में भी नहीं मिल रहा है, नांदगांव में भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ मिलेगा वो सामान। अभी तक के सामान को लेके भी नहीं आए हैं और वो समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ग्राम पांडादाह में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 एवं 5 में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और अपना ठेकेदार मतलब 15 रोज से आजकल बोल के यहाँ सामान नहीं मिला, वहाँ सामान नहीं मिला बोल के बहुत ज़्यादा ही घुमा रहा है और अपना जो रिपेयरिंग जो फूट किया है उसका भी अभी तक की रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी हम लोग मांग लेके आए थे कलेक्टर के पास, उसका तुरंत चालू करवाओ या पुराना कनेक्शन में उसको डिवाइड करो। अभी तो बोले कलेक्टर साहब ठेकेदार से बात करता हूँ बोले और उसके बाद फिर बताएंगे बोले। जब ले कनेक्शन लगा थे मिस्त्री आहे हमार पारा के वायर काट दे और हमार लोग लइका मन पढ़ाई करते, पढ़ाई नुकसान होते, एकर मारे हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं मांग पूरा करे के लिए। हमार वार्ड नंबर 5 में ज़्यादा परेशानी है, सब वार्ड में थोड़ा बहुत चलत है, हमार 5 नंबर वार्ड में बिल्कुल बूंद नहीं। इस पूरे मामले पर अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा है कि इस पर जो भी सुविधा हो सकेगी उसके तहत काम किया जाएगा और किया जा रहा है और इस मामले पर जल्द ही उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। कई जगहों में ये बात आ रही है कि जो ठेकेदार हैं काम को जैसे पूर्ण नहीं करते हैं, जैसे स्पेशली कहीं पर पाइपलाइन डाल दिए और ऊपर जो उसको टेस्टिंग करके फिर से उसको वापस से रोड या कंक्रीट करना रहता है, तो उसमें लगातार जैसे एक गांव में आए थे तो वहाँ पर लगभग काम पूरा हो गया है। तो यहाँ के भी उसमें मैंने लिखा है ई को कि जो काम जहाँ पूरा हो गया है टेस्टिंग करके पूरा उसका कंप्लीट करें, जिससे कि लोगों को कीचड़ या इस तरह की दिक्कत ना हो। बच्चे लोग स्कूल जाते रहते हैं या और भी लोग हैं जो दिव्यांग या जो वृद्धजन है वो लोग भी गिरने का डर रहता है, तो उसमें ना हो, इसलिए उसमें सभी चीज़ के निर्देश किया गया।
जल जीवन मिशन योजना को लेकर लगातार ठेकेदारों की लापरवाही सामने आती रहती है। अधिकतर गांव के ग्रामीणों को इस योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर कहे तो प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को पलीताल लगाया जा रहा है। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि जल जीवन मिशन योजना पर किस तरह से ठेकेदारों के द्वारा पलीताल लगाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे विधायक दीपेश साहू ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी कमल कपूर बंजारी को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जिला मुख्यालय के पीएम श्री बेसिक स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों को स्कूल में ताला जड़ना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अब सरकार बदल चुकी है, रवैया भी बदलना होगा। विधायक ने ये कहा है कि अब अफसरशाही नहीं चलेगी। तो बच्चों को वहाँ पे शिक्षकों के लिए डीओ ऑफिस जाना पड़ा, तालाबंदी की स्थिति आ गई। इस विषय के लिए मैं निर्देश किया हूँ हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों को, ऐसी स्थिति ना बने जिसमें बच्चे जो है पढ़ने लिखने में अपना समय व्यतीत करें। उनकी उम्र नहीं है कि जा करके वो शिक्षक के लिए मांग करें, तो मांग करने से पहले सारी जो व्यवस्था सभी स्कूलों में हो जाए, इस विषय के लिए उनको अगली खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग की अध्यक्षता में दोष मुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जमानत निरस्तीकरण के मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की गई कि जमानत मिलने के बावजूद दोषियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। समीक्षा के दौरान पिछले समय में त्रुटिपूर्वक मामलों पर विचार भी किया गया और उनके सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा जिला दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के दोष मुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा की गई। तीनों जिलों के अभियोजन अधिकारी, जो उनके वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रहते हैं, उनके साथ बैठकर, जिसमें कि दुर्ग के 74, बालोद के 10 और बेमेतरा के 7 प्रकरणों की समीक्षा की गई है, जिनमें के दोष मुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। इसमें हमने ये समीक्षा की है कि किन किन मामलों में हमारे जो विवेचना अधिकारी है उनकी त्रुटियाँ रही हैं और किन किन मामलों में अभियोजन अधिकारियों की त्रुटियाँ रही हैं। तो जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी और साथ ही अन्य मुद्दे जो कि विवेचना के दौरान कमियां रहती हैं उन पर भी चर्चा की गई और सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। राजनांदगांव रेंज के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई एवं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिलों में 6 करोड़ 77 लाख रुपए के 103 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्रवाई रेंज स्तर पर गठित समिति द्वारा की गई है। बता दें कि जिसमें गांजा 6,564 किलोग्राम, कैप्सूल 2,830 नग, टैबलेट 169 नग एवं इंजेक्शन 1,672 नग शामिल हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा भस्मीकरण यंत्र में मादक पदार्थ गांजा जलाकर तथा अन्य नशीली दवाइयों को प्लांट के पीछे खुले स्थान में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर, दबाकर व पाटकर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। बेमेतरा में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं समाधान महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन समाधान महाविद्यालय में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरुणा पलटा कुलपति हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी बेमेतरा विधायक दीपेश साहू भी शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के 10वीं एवं 12वीं के टॉप 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं प्रतिभावान शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के हाथों समाधान स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के कारण होने वाले अपराध एवं सामाजिक बुराई को रोकने के लिए नगर निगम दुर्ग के सभागार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे इस संकल्प जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए सबको मिलकर कार्य करना ही होगा, जिसमें प्रशासन, समाज एवं सामाजिक संस्थाओं को अपनी अपनी भागीदारी निभानी होगी, तभी दुर्ग जिले को नशे से मुक्त जिला बना सकते हैं। दुर्ग शहर और दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए आज एक समेकित रूप से आम जनता के कार्यक्रम को इसको समेकित रूप में सहभागिता बनाते हुए एक संकल्प, एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नशा जो अभी सोसाइटी में एक प्रमुख कारण बना हुआ है कई सारी समस्याओं का, खासकर पुलिस के लिए तो अपराध के जनन में ये एक प्रमुख कारण हमेशा बना रहता है, दिखता रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी इसके साथ सामाजिक बुराइयां और चीज़ें आती हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमने एक अभियान शुरू किया है नशे के विरुद्ध, जिसको संकल्प नाम दिया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और हमारी प्रयास है कि हम 26 जनवरी तक इस अभियान को हर घर तक ले जाएं। बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां देश में हर रोज न जाने कितने बलात्कार के मामले सामने आते हैं। कुछ मामले दर्ज किए जाते हैं और कुछ बेइज्जती की दर से, हालात से समझौता कर लेते हैं। हर रेप के बाद एक शब्द जो पूरे देश में गूंजता है वो है जस्टिस। दरिंदगी और हैवानियत का शिकार हुई बेटी के परिवार की हमारी न्याय व्यवस्था से इंसाफ मांगते मांगते उनके चप्पल भी घिस जाते हैं। हर अपराधी की ये सोच है कि आखिर वो बच ही जाएगा। कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। आजादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी क्या देश की बेटियां सच में आजाद हैं? ये जानने के लिए देखिए इंडिया टाउन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक नर्स के साथ हुई रेप की घटना ने न सिर्फ देश को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे भारतवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई सालों की जद्दोजहद के बाद निर्भया कांड की गुत्थी सुलझी ही थी कि एक बार फिर एक ऐसा केस सामने आया जिसने देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनसीआरपी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे। ठीक 10 साल बाद साल 2022 में रेप के ये मामले बढ़कर 31,516 हो गए थे। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में रेप के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। साल 2021 में रेप के 1093 मामले, 2022 में 1246 मामले और साल 2023 में बलात्कार के ये मामले बढ़े 2,564 हो गए। तो वही इन 3 सालों में बलात्कार के कुल 4,903 मामले सामने आए हैं। अगर इन आंकड़ों की तुलना करें तो औसतन छत्तीसगढ़ में हर रोज 4 से ज्यादा रेप होते हैं। लगातार बढ़ रही दरिंदगी से आप और हम हैरान हो रहे हैं। ये देश कैसा है जहां रोज न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, कोलकाता में अभी एक रेप केस सामने आया जिसने पूरे देश को दहला दिया है। खास करके जो लड़कियां हैं वो दहशत में आ चुकी हैं, उनके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इस हैवानियत ने और इस दरिंदगी ने कहीं ना कहीं देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इस हैवानियत को अंजाम देने वाले अपराधी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अंततः उन्हें छोड़ दिया जाएगा और ये सोच न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है। प्रदेश में या फिर बात करें देश में लगातार हर साल रेप के हजारों मामले सामने आते हैं। इस वक्त हम संस्कार धानी राजनांदगांव में हैं और संस्कार धानी की लड़कियों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं घर से बाहर निकलते वक्त, और ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो क्या कुछ उनका रिएक्शन रहता है, साथ ही इसका जिम्मेदार वो किसको मानती हैं। बात करेंगे राजनांदगांव की लड़कियों से।
देश में लगातार बढ़ रहे रेप केस पर जब हमने राजनांदगांव की बेटियों से बात की तो उन्होंने बेझिझक अपनी बात रखी। साथ ही बेटियों पर हो रहे जुल्म के मामलों में इजाफा को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था को दोषी ठहराया। आज़ादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी क्या देश की बेटियां सच में आज़ादी का अनुभव करती हैं? ये जानने के लिए देखिए इंडिया टाउन न्यूज़ की रिपोर्टर मानसी की ये खास रिपोर्ट। हमारा जो कानून है वो बहुत फ्लेक्सिबल है इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई तुरंत हार्ड एंड फास्ट, जैसे कि तुरंत कुछ सज़ा हो जाए उस तरीके से। जब तुरंत कोई सज़ा मिलेगी और 2-3 केसेस ऐसे सामने आएंगे कि एकदम यहाँ साबित हुआ और हाँ क्विक जो अपन सज़ा बोलते हैं वो मिलेगी, तभी ये चीज़ें मुझे लगता है कम होगी। बलात्कार के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक बलात्कार के लिए हमारे देश में कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक बलात्कार नहीं रुकेगा, क्योंकि आरोपियों के मन में जो है ना वो दहशत नहीं है, और जब तक दहशत नहीं होगा तो रेप नहीं रुकेगा। उनको तो पता है कि सज़ा होगा, हम छूट जाएंगे, और वही होते आ रहा है। आज हम कितने साल से देख रहे हैं कि एक आम केस बन चुका है रेप केस। कहीं एक छोटी सी 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है, कहीं 5 साल की बुजुर्ग का। देश में जो सरकार बैठी है उनकी है। जब तक वो रेप केस के लिए कड़ी से कड़ी कानून नहीं लगाएंगे तब तक रेप केस नहीं रुकेगा। पहले तो सुन के तो शौक होते हैं और खुद में मतलब डर भी लगता है, और घर वाले जैसे पेरेंट्स हैं वो हम लोग को भेजने के लिए भी सोचते हैं। हम लोग भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन ये सब सुन के ना घर वाले भी डरते हैं कि हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो करके। ऐसा गलती तो मतलब खुद में समझदारी होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को कड़क होना चाहिए, सज़ा तुरंत मिलना चाहिए, जिससे रेपिस्ट भी डरेगा। उसको कोई डर ही नहीं रहता। रेप करने के बाद वो तो क्या, उसको सज़ा मिलेगा फिर छूट जाता है, तो दूसरे भी नहीं डरते हैं। अगर ऐसा मतलब बात आता है तो सेफ तो फील नहीं होता, लेकिन पढ़ने के लिए तो आना पड़ता है। लेकिन नाइट में मतलब बहुत खौफ रहता है कि नहीं निकलना चाहिए करके, तड़पा कर सज़ा देना चाहिए। उसके बाद जो भी फांसी वो दे देना चाहिए, तड़पा कर, जैसे उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ किया है वैसे। कानून को ऐसी सज़ा देना चाहिए कि जो सज़ा दे रहे हैं उसके बाद जो और सोचते हैं ऐसे बारे में उसको भी मतलब उसको भी डर रहे ऐसे करने से। महिलाओं से इस विषय पर चर्चा करने पर उन्होंने साफ तौर पर देश की न्यायपालिका को दोषी ठहराया है। भारतीय न्यायपालिका का ये सिद्धांत है कि एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कई बार न्याय की आस में जद्दोजहद करते परिवार को अपने हक का इंसाफ मिलने से महीनों और कई बार सालों का समय लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से देश की बेटियों के साथ हो रहे बढ़ते अपराध के मामले पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्षमा योग्य नहीं है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। आज देश में बलात्कार आम बात हो गई है, क्योंकि सरकार और देश की न्यायपालिका के लिए दोषी को सजा देना और पीड़ित के साथ इंसाफ करना मुश्किल हो गया है। शायद जब किसी राजनीतिक गलियारे की कली के साथ इस तरह का दुष्कर्म होगा, शायद तभी कानून सख्त होगा। ये सवाल देश की हर लड़की पूछ रही है कि कब तक हम मोमबत्तियों के सहारे हमारे हक के इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगाते रहेंगे? कब तक देश की बेटियों को इन दरिंदों के हाथों नोचा जाएगा? ये सवाल देश की हर लड़की का है कि कब तक सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, कब इन गुनाहों पर लगाम लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़। और इसी के साथ अगली खबर दुर्ग से है, जहां सुंदर विहार वेलफेयर सोसाइटी कई महीनों से विवादों में घिरी हुई है। लगातार यहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। पहले यहां अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद अब ताजा मामला मंदिर को क्षति पहुंचाने का आया है।
आपको बता दें कि सुंदर विहार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अभय शुक्ला पर कॉलोनी वासियों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए इससे पहले भी जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है, जिसके पश्चात अभी कुछ दिनों पूर्व कॉलोनी में स्थित मंदिर में अध्यक्ष अभय शुक्ला व उसकी पत्नी के द्वारा पहुंचकर मंदिर निर्माण को क्षति पहुंचाया गया, जिसके खिलाफ आज समस्त कॉलोनी वासियों ने जामुल थाना पहुंचकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मैं हाउसिंग बोर्ड निवासी राजेश ठावरे, मुझे सूचना आई कि नगर निगम की कमिश्नर तहसीलदार JCB लेके आ गई है, पुलिस आ गई है और नवनिर्मित मंदिर को तोड़ा जा रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पूनम शुक्ला और उनके पति खड़े थे। उससे कहा तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा मंदिर टूट रहा है, सरकार तोड़ने आई है तो हम बचाने आए। और मैंने कहा आपके रहते कैसे टूट रहा है? बोले मैं मंदिर तोड़ रही हूँ। फिर मैंने कहा BJP की इतनी बड़ी नेता है और अब चूंकि हमारी राज्यसभा सांसद दीदी सरोज पांडे जी की सबसे खास है और वो इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की है, सनातन धर्म को मानने वाली महिला है, हमेशा हिंदुत्व का साथ देने वाली है, BJP हिंदुत्व की पार्टी है और आप तथाकथित नेता मंदिर तोड़ रही हैं। तो पूनम शुक्ला का हमेशा का आदत है दबंगई करना। उन्होंने अपने दबंगई शुरू कर दी। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तहसीलदार मौजूद था। अगर कुछ गलत था तो शासन काम करना चाहिए। उसके सामने वो अपनी शुरू करके खुद जाके वहाँ एक मंदिर है जिसको छड़ हिलाई, भगवान की मूर्ति को हिलाने का कोशिश किया, जिसको हमारे कुछ महिलाएं रोकने गई तो उसमें ढकेली है, जिसमें लीलालाई दौड़कर को थोड़ा हाथ में। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम मुढ़ीपार स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला में कक्षा 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं ने विगत दिनों कलेक्टर से शिक्षिका दामिनी सिंह की शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा द्वारा जांच टीम का गठन कर जांच के लिए भेजा गया था। बता दें कि जांच के उपरांत जांच में गए अधिकारियों ने इस मामले में छात्राओं द्वारा शिक्षिका के खिलाफ की गई शिकायत को बेबुनियाद बताया है। बता दें कि बीते दिनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुढ़ीपार के कक्षा 12वीं की छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आप बीती सुनाई और कलेक्टर से ये गुहार लगाई थी कि शिक्षिका दामिनी सिंह द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार किया जाता है और पढ़ाई नहीं कराई जाती है। इस मामले पर अब जांच के बाद शिक्षिका दामिनी सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया है। हम लोग का शिकायत है कि बायोलॉजी वाला मैम हम लोग के मतलब ना स्कूल आती है लेकिन ना क्लास में समय से ना क्लास में नहीं आती है। स्कूल को ना 2-3 महीने हो गए हैं लेकिन ना मैम हम लोग को ना गिन चुन कर ना 12-13 दिन ना पढ़ाने के लिए क्लास में आई हैं और ना वो भी ना ऐसे ही ना पढ़ा कर चली जाती है, मतलब पन्ने पलट कर ना पढ़ा देती है और ना 3 अध्याय हमारा अभी भी ना कंप्लीट नहीं हुआ है। और आज ना दूसरी मैम आई थी, वो ना 4 अध्याय मैंने चली गई और अभी 3 अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ मामला नहीं है भैया, बच्चे पढ़ाई नहीं करते अच्छे से। तो मैंने बच्चों को समझाया बेटा आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसी विषय में बच्चे लोग जाके सीधा शिकायत करती है मेरा कि मैम हमें डांटती है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है भैया। बच्चों को जैसे रैंडमली बोलते हैं ना बेटा आप लोग पढ़िए नहीं तो प्रैक्टिकल मार्क्स कम हो जाते हैं, बस यही बात थी। उसको बच्चे लोग घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किए हैं कलेक्ट्रेट में जाकर। उस संबंध में मैं स्कूल गई हुई थी और बच्चों से बात की और साथ में अन्य क्लास के बच्चों से भी बात की। अन्य क्लास में वो 9th की क्लास लेती है और 10th की क्लास लेती है। वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा कि मैडम रोज़ स्कूल आती है या अध्यापन कार्य कराती है या नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि मैडम रोज़ स्कूल आती है और अच्छे से अध्यापन कार्य कराती है। इसको जानने के लिए मैंने जो है मैडम ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया था उसके संबंध में भी बच्चों से पूछताछ की कि मैडम ने वाकई वो सब्जेक्ट को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। तो बच्चों के द्वारा भी अच्छे से उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में मुझे बताया गया, जिससे ऐसा लगता है कि मैडम डेली स्कूल आ रही है। ये शिकायत तो उनके जाने के बाद मेरे को पता चला कि ये बच्चों का कहना है कि ये रवैया काफ़ी दिनों से था। नहीं ऐसा नहीं शिकायत सर आपके पास नहीं है। आप ये देखिए मैं जो रीड कर रहा हूँ, जो वाच कर रहा हूँ उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। यूं तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के हर राज्य में स्वच्छता को कायम रखने का संकल्प लिया गया है, लेकिन शहर में स्थित सुलभ शौचालयों को जिन संस्थाओं को सौंपा गया है उन्होंने ही इन्हें सुलभ से दुर्लभ बना दिया है। हालात तो ये है कि जनता की सुविधा के लिए बने इस सुलभ शौचालय को जनता ही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। राजनांदगांव में क्या है सुलभ शौचालय की तस्वीर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
मेरा भारत स्वच्छ भारत। देखिए, भारत देश हो या फिर कोई प्रदेश, उसकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के सार्वजनिक शौचालय की स्थिति दुरुस्त हो। कई बार कुछ समस्याओं पर बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन काम बहुत कम होता है। ऐसी ही एक समस्या सुलभ शौचालय की है, जिससे जनता लगातार जूझ रही है। स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में अभी तक 10 करोड़ शौचालय बन गए हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, इन आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये हम बताएंगे आपको सुलभ शौचालय की स्थिति को दिखाते हुए, और लोगों से भी बात करेंगे कि वो जो सुलभ शौचालय हैं क्या वो उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उनकी स्थिति जो है वो अभी कितनी सही है और कितनी खराब है। प्राथमिकता से अगर आंकड़ों की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2014 से 2024 तक देश में कुल 10 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। वहीं नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार टीम में पाया कि कम से कम 74.6% सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय थे। उनमें से 84.2% परिसरों में न्यूनतम कचरा पाया गया और इनमें से 93.1% स्थानों में न्यूनतम रुका हुआ पानी था। बात अगर राजनांदगांव की करें तो स्थिति ये है कि स्वच्छता अभियान को मद्देनजर रखते हुए शहर में कई जगहों पर सुलभ शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन कई शौचालय निर्माण के बाद भी बंद हो गए हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। और कुछ शौचालय जो भगवान भरोसे चल रहे हैं, उनमें प्रसाधन की उचित सुविधा जनता को नहीं मिल पाने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में निगम द्वारा सार्वजनिक सुलभ शौचालय पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही सुलभ शौचालय में साफ सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है, इसे जानने के लिए हम शहर के अलग अलग स्थानों पर बने शौचालय के पास पहुंचे और उनकी हकीकत जानी। बता दें कि राजनांदगांव के व्यस्ततम जगह जयस्तंभ चौक, शहर का हृदय स्थल मानव मंदिर चौक और स्वयं नगर निगम में बने शौचालय की हालत बदहाल है। जयस्तंभ चौक, जहां सुबह से लेकर रात तक जनता का आवागमन लगा रहता है, वहां एक भी शौचालय नहीं है और जो है वो पिछले 3 साल से बंद पड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रसाधन के लिए जाना है तो यह उनकी समस्या है, निगम की नहीं। ऐसा हमारा नहीं, गुस्साई जनता का कहना है। देखिए राजनांदगांव की जनता क्या कुछ कह रही है। ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे किसी को कुछ लगता है तो यहाँ पे नगर पालिका या शासन को चाहिए कि यहाँ कुछ बनाए, बिल्कुल है ना भाई। लेडीज है, जेंट्स है, किसी के लिए भी। अब नहीं है तो फिर अपनी व्यवस्था करो। शासन का कहना ये तो बनना चाहिए। ये मार्केट है और चौक जगह है, ये चौक जगह में कहीं भी अब जिसके यहाँ है वो अपना यूज कर लेता अंदर में, लेकिन सार्वजनिक आदमी के लिए क्या है, कुछ नहीं है ना। प्रशासन को चाहिए इस तरफ ध्यान दे थोड़ा सा। यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शासन को और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। ज़्यादातर महिलाओं की परेशानी है यहाँ पर। पुरुष तो कहीं भी कर लेगा, लेकिन महिलाओं की जो परेशानी है वो महिला ही समझ सकती है। हम शासन से यही कहना चाहेंगे कि वो इस सुलभ की व्यवस्था करे। और ये जय स्तंभ चौक और गोल बाज़ार बहुत बड़ा मार्केट है राजनांदगांव का। अचानक किसी को लगता है महिला कहाँ जाएगी बाज़ार से, तो ये सारी व्यवस्था शासन को ध्यान में रखना चाहिए, नगर पालिका निगम को इसका ध्यान देना चाहिए। यही हम शासन से कहते हैं कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करवाए। सार्वजनिक जगह पर सुलभ शौचालय नहीं होने पर यदि किसी को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वे हैं महिलाएं। बाजार में दूर दराज से आई महिलाओं और 4 पैसे कमाने के लिए दिन भर धूप में दुकान लगाकर बैठी महिलाओं को न सिर्फ परेशानी झेलनी पड़ती है बल्कि शर्मसार भी होना पड़ता है। निगम में बने कभी न साफ होने वाले शौचालय का मजबूरी में इस्तेमाल करती महिलाओं ने बताया कि 4 दीवार खड़ी करने से शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन सफाई का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। नहीं है, नहीं, बंद हो गए। बंद हो गए। कब से? 2 साल हो गए। 2 साल से बंद है। और आसपास? यहाँ आसपास नहीं है कहीं पे। कहीं पे भी नहीं है। तो आप जो अपनी दुकान लगाती हैं और आपको जाना रहता है तो कहाँ जाती हैं? हम लोग मैदान जाते हैं। मैदान में जाते हैं। मैदान में जाने में क्या कुछ दिक्कत परेशानी होती है? परेशानी होती है ना, सुलभ रहते तो सुलभ में जाते, नहीं है तो फिर मैदान पे जाते हैं।
वो जाते हैं हमालपारा में। अभी तो हमालपारा जा रहे हैं, अभी बंद है तो। अब उसके बाद में मेरे को ये नहीं मालूम कि वो जाएंगे कहाँ। अब कि पीछे बन रहा है, सुनाई में आया है, अभी चालू नहीं हुआ है वो। सिर्फ कल से मैं देखी हूँ कि वहाँ गड्ढा हो रहा था, यही बस जानकारी है मेरे को। परेशानी मार्केट वाले को है। अब वो मार्केट वाले अंदर में भी है, वहाँ मनियारी पसरा में वहाँ जाते हैं उन लोग बाथरूम और लेटरिन जमा हमालपारा में जाते हैं। साफ सफाई होती है, फिर वही लेटरिन वेटरिन बाथरूम बदबू मारती है। हाँ, तो जब साफ सफाई होती है तो फिर गंदगी कैसे है? गंदगी अब रोज के कोई भी बाहर से आते हैं, वही लेटरिन बाथरूम करते हैं, चले जाते हैं। जी हम लोग वहाँ गए थे तो इतना गंदा था, बहुत बदबू आ रहा था, तो हम लोग नहीं जा पाए अंदर। नहीं, यहाँ पानी वगैरह का सुविधा होना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोग उसका उपयोग कर सके। तो यहाँ व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। एक और जहां सरकार शहर से लेकर गांवों तक शौच मुक्त होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका की लापरवाही से सार्वजनिक शौचालय अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। शहर में बने ज्यादातर शौचालय भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि निगम द्वारा कई सालों से उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। सार्वजनिक शौचालय की बदहाल हालत पर जब हमने निगम जाकर मिशन क्लीन सिटी प्रभारी यूके राम टेके से बात की, तब उनका कहना था कि राजनांदगांव में कुल 72 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनकी नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है। सुनिए मिशन क्लीन सिटी प्रभारी और क्या कह रहे हैं। शहर में अपने यहाँ 72 सुलभ शौचालय है और वर्किंग में 67 है। उसकी रेगुलर साफ सफाई होती है, एजेंसी नियुक्त है और प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं उसमें। कितने कर्मचारी नियुक्त हैं साफ सफाई के लिए? वो अवस्था अनुसार रखते हैं, वो लोग एजेंसी हैं सभी जगह, है ना। वो सब आपकी तरफ से क्या कुछ गाइडेंस दिए गए हैं सार्वजनिक शौचालय? नहीं, सभी चीज़ें उनको रखना है जो आवश्यक बेसिक है, जो साबुन है ना, ये वगैरह सब चीज़ें रखना है। साफ सफाई फिनाइल रेगुलर करना है, डालना है उसमें, है ना। सफाई रखना है उनको, रोजाना पर डे सफाई होती है वहाँ। दुर्भाग्य ही कहा जाए कि सरकार आबादी के विकास और सहूलियत के लिए कई तरह की योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उन योजनाओं की खबर सिर्फ कागजों में ही समट कर रह जा रही है। बावजूद इसके राजनांदगांव के कई इलाकों में शौचालय का इस्तेमाल करना तो दूर, उसके 10 फीट दूर खड़े रहना भी दूभर हो रहा है। बाजार में शौचालय नहीं होने के कारण विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को बाजार से बाहर जाकर खुले में शौच करना पड़ रहा है, जहां उन्हें परेशानी के साथ साथ शर्मसार भी होना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कब निगम की आंखों से लापरवाही की पट्टी हटती है और जिम्मेदारी का एहसास होता है। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मानसी सोनी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या खस्ता हाल व्यवस्था है राजनांदगांव के सुलभ शौचालयों की। और इसी के साथ खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।